अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। मैं हूं फहद हुसैन। कल के प्रोग्राम में मैंने ये जिक्र किया था कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो आमतौर पर पाकिस्तान में आजकल हेडलाइंस की जीनत नहीं बनते, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो उतने अहम नहीं हैं। और मैं ज़ाती तौर पर ये कोशिश कर रहा हूँ कि वक्तन फ़वक्तन उस किस्म के इश्यूज़ को मंजर आम पे लाया जाए जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, जिनको समझना हमारे लिए बहुत अहम है। अब इस वक्त आप जानते हैं कि जब हेडलाइंस की बात होती है तो नून लीग और इमरान खान के दरमियान जो इस वक्त एक तसादुम का समा है वो हम रोज़ाना देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और हेडलाइंस में ज़ोर और शोर से जो है इस इशू को उछाला जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक और पहलू भी है PMLN का, जिसका जिक्र मैं आज करना चाहूँगा, और वो है जो सिंध में इस वक्त जमात कोशिशें कर रही है कि अपनी प्रेजेंस को बढ़ाए। अब इस हवाले से चंद एक अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज के प्रोग्राम में मैं सिंध की जो उभरती हुई सियासी सूरत हाल है उस पर कुछ गुफ्तगू करूँगा, ताकि हम ये समझ पाएँ कि आने वाले इलेक्शंस में जो इत्तेहाद हो रहे हैं, जो सीट एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, और जो जमातें किस तरीके से इन इलेक्शंस में अपने आप को, अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने में जो है वो कोशिशें कर रही हैं। अब चंद एक अहम डेवलपमेंट्स है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा एज अ बैकग्राउंडर, और उसके बाद हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। आप जानते हैं कि पिछले महीने PMLN ने एक अहम इत्तेहाद किया है, एक सीट एडजस्टमेंट, एक अलायंस हुआ है, और वो अलायंस जो है वो सिंध यूनाइटेड पार्टी के साथ हुआ है। जलाल महमूद शाह साहब जो उसके रहनुमा हैं, ये एक फ्रंट रो नेशनलिस्ट जमात है। शाह साहब जो हैं वो GM सैयद के पोते भी हैं, जो मशहूर व मारूफ बड़े पाए के लीडर हैं सिंध के। ये जो अलायंस हुआ है इसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एक तरफ PMLN जो कि जिसकी एक शनाख्त है पंजाब के हवाले से उसकी, और एक नेशनलिस्ट फ्रंट लाइन नेशनलिस्ट जमात के साथ एक अलायंस जो है, इसका पॉलिटिकली इसका जो सिंबलिज्म है वो बड़ा अहम है। अब इसका जो ऑन द ग्राउंड इलेक्शंस में सीटों के हवाले से क्या डेवलपमेंट होगी वो तो आने वाले दिनों में हमें मालूम होगा, लेकिन ये सिंध की सियासत में एक बड़ी डेवलपमेंट है। सिंध प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट अलायंस 3 जमातों की अलायंस है, जिसमें अवामी तहरीक याज लतीफ़ पलेजो साहब की, सिंध यूनाइटेड पार्टी जलाल महमूद शाह साहब की, और सिंध तरक्की पसंद पार्टी डॉक्टर कादिर मक्सी की। ये 3 अहम नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, इनका अलायंस था। अब क्योंकि सिंध यूनाइटेड पार्टी जो है वो नून लीग के साथ उन्होंने एडजस्टमेंट की है, तो इस अलायंस में भी कहा यह जा रहा है कि कुछ दरारें जो हैं वो नज़र आ रही हैं, और जो बाकी 2 जमातें हैं वो ज़्यादा खुश नहीं हैं जलाल शाह साहब के इस फैसले से। लेकिन दूसरी तरफ PMLN का जो एक प्रोफाइल है सिंध में वो कुछ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब सिंध हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ रही है, अब भी है। क्या ये जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं इससे पीपल्स पार्टी की पोजीशन को कोई ख़तरा है, और क्या PMLN जैसी पार्टी के साथ मिलकर नेशनलिस्ट पार्टीज़ को भी फ़ायदा हो सकता है इलेक्ट्रली? ये वो अहम सवालात हैं जिनको मैं रखूँगा सामने अपने 2 मेहमानों के जो यहाँ की सियासत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तारुफ कराता हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नवाब यूसुफ तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, MNA हैं, NA 228 उमरकोट से, साबका वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, और 85,000 वोट लेकर ये 2008 के इलेक्शंस में कामयाब हुए थे। बड़ा तवील इनकी वाबस्तगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जलाल महमूद शाह साहब, सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर भी हैं सिंध असम्बली के, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि सिंध की नेशनलिस्ट पार्टीज़ की सियासत में फ्रंट लाइन के लीडर हैं, और इन्होंने ही PMLN के साथ सीट एडजस्टमेंट एक इत्तेहाद जो है वो कुछ ही दिन पहले किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नवाज साहब आपसे अगर बात मैं शुरू करूँ, ये जो अलायंस हुआ है और जिस तरीके से PMLN जो है वो कोशिश करके सिंध में कुछ अपनी इनरोड्स बना रही है, इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ ख़तरा महसूस हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक इस अलायंस का ताल्लुक़ है तो मेरी नज़र में ये एक अच्छी बात है। अच्छा। कि
एक किस्म की दूरी महसूस की जा रही थी मुख्तलिफ जो प्रोविंसेस है उसके बीच में। उस दूरी के हवाले से ये एक अहम पेशरफ्त है यहाँ की पार्टी के हवाले से भी, और जो इनका अलायंस है उस पूरे अलायंस के हवाले से भी, और नवाज शरीफ के हवाले से भी, क्योंकि वो एक बड़े। अब आपकी जो दूसरी गुफ्तगू जो आपने की कि पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान दे सकते हैं या नहीं, अब ये इलेक्शन, पहली इलेक्शन को देखना पड़ेगा कि क्या कुछ होता है, वरना आज तक सिंध में जो भी इलेक्शन हुआ है, जितने भी इलेक्शन हुए हैं, 4 इलेक्शन तो मैंने कंटेस्ट किए हैं, यहां 2 चीजें होती हैं, प्रो पीपल्स पार्टी वोट, एंटी पीपल्स पार्टी वोट। हमेशा से ऐसे? हमेशा से, पहले दिन से लेके प्रो पीपल्स पार्टी वोट, एंटी पीपल्स पार्टी वोट। तो उसमें बाय एंड लार्ज शाह साहब की जमात तो अब बनी है, पहले ये जितनी जमातें होती थी बाय एंड लार्ज वे उनके साथ आपस में इनका अलायंस होता था। लेकिन उस वक़्त की सूरत हाल में और आज की सूरत हाल में, उस वक़्त की मीडिया में और मीडिया की अप्रोच में और आजकल की मीडिया में जो इनलाइटमेंट आई है सारे लोगों के अंदर, तो उसमें दोनों तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज रखे जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये नज़र आ रही है कि एक तो इलेक्शंस के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन बनी है वो न्यूट्रल है। ये हमारी बुनियाद भी थी, हम चाहते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसके साथ हम ये भी चाहते थे कि न्यूट्रल ये भी हो और उसके साथ वोट कोई ना रहे। हुआ ये है कि जितनी भी इलेक्शंस आज तक हुई हैं उसमें पीपल्स पार्टी का वोट जो है वो रिकॉर्ड कम रहा है, क्योंकि वो देहातों में है, दूर दराज इलाकों में है, उनके पास आईडी कार्ड्स नहीं होते थे। अब अल्लाह की मेहरबानी से हर एक के पास आईडी कार्ड है। उसके अलावा जो वोटिंग की डबलिंग्स थी, 2-2, 3-3 वोट थे, वो भी कट चुके हैं। मैं आपको अपने हल्के का एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूं कि हमारे यहाँ 4 लाख वोट थे। मैं समझता हूं कि 30 से 40 हज़ार वोट नए इंदराज हुए हैं, जो एक तो 18 साल से बड़े और दूसरे जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं थे। ये क्यों हुए हैं? इसमें डेफिनेटली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है कि उन लोगों को चाहिए, इसलिए उन लोगों ने ये किया। तो उसमें ये बेहतरी हुई है जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक। अच्छा, अगर बेहतरी हुई है शाह साहब, तो अब पहला सवाल तो ये उठता है कि एक तरफ आपकी जमात, आपकी अपनी सियासत किसी से ढकी छुपी नहीं है, आपकी अपनी डिमांड्स हैं ऑटोनॉमी के हवाले से। दूसरी तरफ नवाज शरीफ, जिसको पीपल्स पार्टी हमेशा से कहती रही कि ये पंजाब का लीडर है, ये पंजाब की पार्टी है, ये जो मिलाप हुआ है इसकी बुनियादी वजह क्या है? आपको क्या फायदा होगा इससे? देखिए, पहली बात तो ये है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि हम एक नेशनलिस्ट बैकग्राउंड वाले भी हैं, नेशनलिस्ट पार्टी हैं। हाँ। हम नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, सिंध यूनाइटेड पार्टी है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान जो बुनियादी तौर पे कसीरुल कौमी मुल्क था, उसको मिलके एक कौम की तरफ बढ़ना था। लेकिन चूंकि मुल्क बनने से लेके अब तक ऐसे इक़दामात किए गए जिससे वो कौम नहीं बन सके, बल्कि कौमियतों के दरमियान टकराव हुआ। जैसे सिंध के दरमियान टकराव हुआ, पंजाब के दरमियान टकराव हुआ, अभी तकरीबन छोटे सूबे सब पंजाब की तरफ वर्सेस पंजाब में, ये एक रही है। हकीकी पाकिस्तान फेडरेशन नहीं बन सका। सिंध यूनाइटेड पार्टी का भी नज़रिया फेडरेशन का है, लेकिन हकीकी फेडरेशन मरकज़ी, अमूमन ये कहा जाता है कि जी ये एक मजबूत मरकज से एक मजबूत पाकिस्तान है, हम इससे कतई तौर पे इसके हक में। लेकिन नून लीग ने आपको क्या गारंटी? नून लीग, देखिए गारंटीज ये हैं कि नून लीग की मेजॉरिटी रिप्रेजेंट करती है पंजाब से, मियां साहब भी करते हैं, और सारे पाकिस्तान की कौमियतें हैं और जो सूबे हैं वो नालान हैं पंजाब से। हम समझते हैं कि अभी जो भी डिलीवर करना है वो पंजाब को डिलीवर करना है। अगर हर किसी पार्टी को है कि अब मियां साहब ये कह रहे हैं कि भाई हम सिंध के साथ भी हम आगे 1 स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं,
बलूचिस्तान के साथ भी हम आगे जाएंगे। हम कहेंगे कि भाई आप ऑटोनॉमी के हवाले से, तो हमने उनको कहा कि भाई हमारी जो सिंध यूनाइटेड पार्टी है वो फोकस्ड ऑन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, लेकिन जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का 18th अमेंडमेंट वाला, ये इसको हम ना काफी समझते हैं, ये 73 का है। एक बड़ा सवाल ये बनता है कि सिंध का मुकदमा तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लड़ा है, या वो कहते हैं। देखें, तो आप इनके बजाय आप नून लीग की तरफ जा रहे हैं। यही तो बात है। बदकिस्मती हमारी तो ये है कि हमारी रिप्रेजेंट करती है पीपल्स पार्टी सिंध के वोटर्स को। हाँ। ये एक हकीकत है, लेकिन फेडरेशन के अंदर वो उसकी बिल्कुल नुमाइंदगी नहीं कर पाती। यही मसला है हमारे यहाँ। यानी जब सेंटर में जाती है पीपल्स पार्टी तो वो सिंध का मुकदमा नहीं लड़ सकती। नहीं, वो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव बन जाती है, सिंध का रिप्रेजेंटेटिव। अभी मैं एनएफसी का बताऊं, एनएफसी में ऐसे किया, कायम अली शाह साहब ऐसे चुप बैठे हुए हैं। और इवन जो एनएफसी का इशू तय हुआ था, एनएफसी में एक मैं पॉइंट को सिर्फ बताता हूं तो आप उससे अंदाजा समझ। यानी खैबर पख्तूनख्वा वालों ने कहा जी गुज़श्ता 15 साल से हमारे इलाके में जंग है, जंग की कैफियत से हमारी ये डिस्ट्रॉय हो गई है, ये वो ये, और उसलिए फेडरल डिविजिबल पूल से पहले 1% पूरा हमें दिया जाए। तो विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन 1% उन्होंने, सिंध ने बड़ी सखावत करके दिया। भाई पूरे पाकिस्तान से जो इन्फ्लक्स हो रही है वो सिंध में हो रही है, हमारे रिसोर्सेज पे हो रही है, सब चीजें हुई हैं। भाई आपने क्या लिया? नहीं जी, हम तो सखावत करके दे आए। लेकिन तो हम तो कहते हैं कि भाई न मरकज में, न सूबों को सही रिप्रेजेंट करती है पीपल्स पार्टी, न मरकज में करती है। लेकिन ये जो पॉइंट है नवाब साहब इनका, ये इसमें एक ये भी तो पहलू है ना कि ये अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में कुछ और है और सेंटर में कुछ और है, तो यही उसकी कामयाबी है। और ये जानबूझ के कर रहे हैं कि सेंटर में वो एक फेडरलिस्ट पार्टी लगे और सिंध में सिंधियों से रिलेट कर पाए। ये जानबूझ के इस तरीके से पार्टी के फैसले करती है। यहाँ पर मैं आपसे सा इख्तलाफ रखूंगा कि सेंटर में एक पॉलिसी रखती है, प्रोविंस में दूसरी रखती है, ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है वो इधर भी वैसी है, उधर भी वैसी है, और एक ही किस्म की सिंध में, पंजाब में, सब में एक ही है। लेकिन फिर कालाबाग डैम पे पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी ऐलान करती है कि हमें कालाबाग डैम चाहिए, और सिंध में मुखालफत करती है। तो क्या मैं एग्जांपल देने वाला था कालाबाग डैम, क्या ये एक मौकूफ है? लिसन शाह साहब, जहां तक कालाबाग डैम का ताल्लुक है, जब भी कालाबाग डैम का इशू असेंबली में उठा है पिछले 8-10 साल में, तब हाउस डिवाइड हो जाता है, पंजाब के तमाम लोग एक तरफ हो जाते हैं, उनकी इंटरेस्ट में है। ये कालाबाग डैम पंजाब की इंटरेस्ट में है, बाकी तीनों सूबों के इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी में इतनी हिम्मत और जुर्रत थी कि बेनजीर ने वहां पर धरना लगाया और एक डिक्लेरेशन कर दी कि ये नहीं, और उसके बाद जो बेनजीर ने डिक्लेरेशन किए कालाबाग के खिलाफ, उस पर आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है। उसके अलावा अगर किसी के अपने व्यूज हैं तो मैं समझता हूं कि सियासत में हर एक को अपना व्यूज रखने का। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं थोड़ा सा इसको और समझना चाहूंगा। ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। तो ये एक अहम नुकता है, अगर आपने सिंध की सियासत को समझना है तो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक रवैया है उसको समझने की जरूरत है। कालाबाग डैम का जो एग्जांपल है जो शाह साहब ने रखा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा थोड़ा सा मजीद समझेंगे कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो पंजाब के लोग हैं वो पंजाब की पोजीशन लेते हैं, जो सिंध के लोग हैं वो सिंध की पोजीशन लेते हैं, तो आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहैसियत जमात की क्या कोई पोजीशन है? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शाह साहब, ये जो बात हो रही है पीपल्स पार्टी की, ये एक्चुअली तजाद तो है, कालाबाग डैम के एग्जांपल लें, लेकिन मैं फिर से वही बात करूंगा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ है कि उसने इतनी बीच में लचक रखी हुई है कि पंजाब में वो पंजाब के लोगों को अपील करती है, सिंध में वो सिंध के लोगों को अपील करती है। तो वो जो कहा जाता है ना चारों सूबों की जंजीर, ये जो लचक है, और उसमें कालाबाग डैम की एग्जांपल, ये इनकी स्ट्रेंथ है। ये मैं कहता हूँ यही लचक सिंध वालों के लिए भी रखें कि इनको ये मौक़िफ़, सिंध की इंटीग्रिटी का सवाल जब आता है नेशनल असेंबली के इशू पे, तो इनकी तो हाथ पांव जंजीरों में बांध देते हैं कि पहले तो यहाँ तक 20th अमेंडमेंट में ला रहे थे कि क्रिएशन ऑफ ए न्यू प्रोविंसेस पे, अब भी उन्होंने ये लचक, हम
पंजाब अपनी मौकूफ़ करे तो ये सिंध के मेंबरान को भी कम से कम नेशनल असेंबली के जो मेंबरान हैं उनको भी फ्री छोड़ा जाए, जो भी सिंध का मौकूफ़ है वो अपना रिप्रेजेंट तो करे ना। इनके एक के हाथ बांध देते हैं, दूसरे के हाथ खोल देते हैं। अगर दो आपस में लड़ रहे हैं, अगर मैं एक के हाथ पकड़ लूं तो वो दूसरा तो मार देगा ना। लेकिन उसको। उसके बावजूद वोट ले रहे हैं, उसके बावजूद वोट ले रहे हैं। लेकिन वो वोट पॉलिटिक्स है, वो अलग है। इस वक्त मुकम्मल तौर पे सियासी निज़ाम मुनक़ता हो गया है और करप्शन खुल गई है। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार वोट दे रहे हैं लोगों को। अब लोट अभी तो यहाँ हुआ कि जी सिंध के बारे में बात कर रहे हैं। मैं सिंध के अभी मैं देखो मैं इधर रहता हूँ तो इसलिए मुझे ये पता है। मैं और इलाके को अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ अपने इलाके में। भाई पहले इमदाद मिलेगी, अगर सैलाब से मुतासरीन को इंतज़ाम मिलेगी कि आप मुझे वोट करोगे, कसम करोगे खाओ कि अगर वोट दोगे तो फिर तो तुम्हें इमदाद मिलेगी, ठीक है, वरना इमदाद भी नहीं हुई। ये खुल्लम खुला हो रहा है, ये हो रहा है जी, खुल्लम खुला हो रहा है। आप आए, हर इलाके में आए, हो सकता है नवाब साहब के इलाके में ना हो, बाकी जो इलाके हैं वहां पे ये कार्रवाई है भाई, एड भी ये खुल्लम खुला, ऐसा क्यों है? ये सियासत भी हो रही है। मुझे मोहज़रत के साथ शाह साहब के लिए बेहद इज्जत है। ये जो चीज कही नहीं इन्होंने, ये बड़ी ज्यादती की है इन्होंने, न कि पीपल्स पार्टी के साथ लेकिन सिंध के लोगों के साथ। ये मेरे साथ चले, मैं पूरा इनको उमरकोट घुमाता हूँ अगर कहीं भी ऐसी चीज निकल आए सामने, क्योंकि वहां पर हमने ओपन फोरम्स भी किए हैं, पब्लिक फोरम्स भी किए हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हमारे यहाँ उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में 90% जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई होगी, क्योंकि जब आप वास्ट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो 100% तो आप अमेरिका में भी नहीं कर सकते। लेकिन खाम खा इस किस्म का इल्जाम देना, लेकिन सपोर्ट प्रोग्राम सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। ये कहोगे तो मैं आपको गारंटी दूंगा, अगर सियासी बुनियादों पर होता तो बाहर से कोई उनको डोनर्स नहीं मिलते, बाहर के कोई मुल्क उनको फंड्स नहीं देते। हमारे पास कहाँ है फंड जो हम अपना इनको दे सकेंगे? ये तो बाहर से फंड्स मिल रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंसी की वजह से ये जो फंड्स वो मिल रहे हैं। लेकिन जो बात जहां शाह साहब के साथ मैं बात करूंगा तो इनसे गुजारिश भी करूंगा कि 18th अमेंडमेंट काफी नहीं है। मैं खुद मुत्तफिक हूँ शाह साहब के 18 नहीं है, लेकिन 18th अमेंडमेंट जो पास हुई है अब इसको रद्द किया जा रहा है। इसको इस तरह से इसको सबोताज किया जा रहा है कि नई मिनिस्ट्रीज बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे मेरी गवर्नमेंट क्यों ना हो। लेकिन चाहे मेरी गवर्नमेंट क्यों ना हो, बनी है ना सर, जो मिनिस्टर रजा रब्बानी साहब ने भी ऑब्जेक्शन रेज किया, मैं थोड़ा गलत बना नहीं 2 मिनट आप मेरी बात सुन लें वो। लेकिन मियां साहब से कहो इस पे तो जरा स्टैंड ले लें कि भाई 18th अमेंडमेंट जो पास हुई इसमें उनकी जमात थी। अब इस ये 18th अमेंडमेंट के सिलसिले में सवा इसके कि वो दोबारा अगर कोई उनको अमेंडमेंट लानी है तो वो पार्लियामेंट में ले आए। अदर देन दैट इसके ऊपर बात तो रद्द कौन कर रहा है जी? कौन रद्द कर रहा है? पूछो कौन रद्द कर रहा है? वहां पर लोकल कॉन्स्पिरेसी चल रही है। आपकी जमात भी शामिल है उसमें? सब शामिल है। उन्होंने पीएमएलक्यू को मिनिस्ट्रियां देनी थी, मिनिस्ट्रियां बनानी पड़ गई। जितना वेस्टेड इंटरेस्ट है नहीं, जितना वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो रुकावट था 18th अमेंडमेंट में, वो सारे का सारा वेस्टेड इंटरेस्ट इस वक्त उसमें एक्टिव है कि जो 18th अमेंडमेंट है उस पर ये नहीं होना चाहिए। जनाब अगर उसमें मैं थोड़ा अभी अब 18th अमेंडमेंट का इशू है तो अभी इसी पे बात करते हैं। 18th अमेंडमेंट के तहत इन्होंने कोई 17 सब्जेक्ट्स जो हैं डिवॉल्व करने थे फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। 17 सब्जेक्ट्स में छोटे एक सब्जेक्ट में छोटे आइटम हैं। उसमें 200 आइटम के लगभग इन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग के जरिए आइन की उस 18th अमेंडमेंट के खिलाफ डिसीजन गिलानी साहब की वजारत के नीचे किया गया। कहें तो मैं नोटिफिकेशन मेरे पास पड़ा हुआ है जो, तो ये क्या है? आप तो खुद कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी इनकी है, कर भी ये रहे हैं। क्यों? अच्छा क्या थी सर? मैं वही तो बात है, वो तो ये बता देंगे ना जी, हुकूमत बताएगी ना क्यों किया है। अभी हुकूमत रो रही है, रजा रब्बानी साहब इसके सरबराह थे, हमें बहुत अच्छा है, बहुत उन्होंने डेलिब्रेशंस की, बहुत मेहनत करके ये किया। लेकिन पहले दिन से अब जब हुकूमत जाने वाली है, अब उनको याद आया कि जी ये इस पे ये हो रहा है। भाई आपने जो भी चीजें ना डिवॉल्व की, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी करें, मिनिमम तरीन जो करें। भाई नेचुरल रिसोर्सेज का आपने कहा कि ये 50% प्रोविंसेस को देंगे, क्या पहले दिन से आपने अमल किया? नहीं किया। उसके बाद आपने तरमीम है सर, उसको तो आपने वेलकम किया है ना।
बुनियादी तौर पर जो उसका 18th अमेंडमेंट रूह को है, हम वेलकम कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं ये नाकाफी है। इससे क्या आगे उसमें क्या रह क्या गया सर? अब मतलब अब मियां साहब से आपकी बात हुई होगी, जी हाँ। मियां साहब क्या कह रहे हैं कि हाँ जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, हम इसमें देखें, मजीद और डिवॉल्व करेंगे? मियां साहब और पीपल्स पार्टी, मियां साहब कह रहे हैं कि हमने खुल के, पीपल्स पार्टी ने जो कहा हमने उनको 18th अमेंडमेंट में हमने कहा हम आपको सेकंड करते हैं, लेकिन हमने उनको कहा कि सिंध के लोग ये जो आप 18th अमेंडमेंट जिसको कह रहे हैं सफिशिएंट, इससे मुतमईन नहीं है, न ही बलोचिस्तान के लोग इससे मुतमईन हैं। अभी भी अभी तो कहें कि जो हमारा अभी एतराज ये है कि भाई 18th अमेंडमेंट इन्होंने पास कराई है, जो 17 सब उसको तो फुली करें। एक आइन में लिखी हुई चीज को एक कैबिनेट की मीटिंग, लेकिन ये इलेक्शन इशू बनेगा, देखें आप इसको बनाएंगे इलेक्शन इशू है, लेकिन सिंध के, मैं कहता हूं कि नवाब साहब सिंध के रिप्रेजेंटेटिव हैं और पीपल्स पार्टी के हैं, हम मानते हैं ये बिल्कुल है, लेकिन इससे ज्यादा ये है कि सिंध के लोगों के ये इलेक्टेड ये मेंबर हैं, इन पे फर्ज होता है कि कम से कम उनकी पार्टी ने जो कहा है, जो 18th में अमेंडमेंट में आइन में किया है, उस पे सोल एंड स्पिरिट में, लेटर एंड स्पिरिट में जो है ना, आप उस पे कहें भाई इस पे अमल दरामद करें। चलें आप इससे आगे नहीं कहिए, आपकी पार्टी का इश्यू, मैं ये कह रहा हूं। इत्तेफाक है आपको? न कि मुझे इससे इत्तेफाक है, लेकिन आई एम स्ट्रगलिंग फॉर दैट। आई एम ऑन रिकॉर्ड इन द नेशनल असेंबली, इन द पार्लियामेंट, इन माई स्टैंडिंग कमेटीज। अभी भी एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें इस किस्म का एक इशू रेज किया। आप अपनी हुकूमत से एहतजाज कर रहे हैं? नहीं, हुकूमत की बात इसमें नहीं है, इसमें वर्किंग जो होती है, जिस किस्म की यहाँ वर्किंग होती है, उसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनको गालिबन पता ही जब चला। अब शाह साहब तो 18वीं अमेंडमेंट से आगे जा रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा पहले 18वीं अमेंडमेंट पूरी ले तो लें, फिर उसके बाद उसके बाद आगे चले, क्योंकि अगर इतना इजी होती है 18th अमेंडमेंट, ये डिवैल्यूएशन अगर इतनी इजी होती तो 73 का फैसला था जो 83 में होना था, 83 का फैसला 12 में हुआ है या 11 में हुआ है। लेकिन उसमें कैपेसिटी इशू भी तो है ना सर? नहीं, जो आप बात कर रहे हैं, हेल्थ का हो गया, एजुकेशन का हो गया, डोनर कह रहा है कि जी हेल्थ मिनिस्ट्री डिवॉल्व होगी, कैपेसिटी इश्यूज हैं प्रोविंसेस में। अब इसमें हमें उस वक्त ही पता था, आज करने की कोशिश करेंगे जो कर रही हैं, जैसे शाह साहब कर रहे हैं, मैं उनसे मुत्तफिक हूं। अब लेकिन ये 18th अमेंडमेंट का एक फैसला तो हो गया नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली, अब लोगों में अगर हिम्मत है तो वो ले भी लेंगे, 100% ले लेंगे। सर उसमें एक बेसिक सवाल उठा है ना, पोलियो का एग्जांपल है, वो डोनर कह रहा है कि हम फेडरल लेवल से पोलियो की मुहिम चला रहे हैं, वहां नहीं चल पा रही, अगर प्रोविंसेस में आ गई तो ये कैसे चलेगी? बच्चों को पोलियो हो रहा है, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया में जहां पोलियो सबसे ज्यादा लोग करने ही नहीं देंगे तो आप बिल्ड कैसे होगी? आप उनको देंगे फिर खराब चलाएंगे, अच्छा चलाएंगे, उसमें बेहतरी आएगी। आप उनको देंगे ही नहीं, आप पहले कह देंगे ये नहीं चला सकते। फेडरल ब्यूरोक्रेसी को खत्म करना भी एक तरीका है, उसको भी प्रोविंशियल कर दें सारा। देखें ये तो है ना, जिन जो सब्जेक्ट्स है ना वो तो प्रोविंशियल होने ना, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं वो तो प्रोविंशियल होने हैं ना, तो उसको वो देखिए अभी भी हम तो, हमारी जो पार्टी का जो अपना मौक़िफ़ है वो, मैं नहीं कहता हूं कि ये इनके पार्टी का है या मुस्लिम लीग का है, हम तो कहते हैं कि भाई फेडरल सब्जेक्ट्स को चलाने के लिए फेडरल ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को चलाने के लिए प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक है, जो थ्रू सिंध पब्लिक सर्विस कमिशन के फेडरल ब्यूरोक्रेसी कम होनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि अब सब्जेक्ट ही कम रहेंगे और प्रोविंशियल को बढ़ाना पड़ेगा। जी हाँ, बढ़ाना पड़ेगा और उनमें कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी। फेडरल ब्यूरोक्रेसी को हाथ कौन डालेगा सर? फेडरल ब्यूरोक्रेसी को हाथ कौन डालेगा? जब सबसे आपका बाकी सब मसाइल पे हाथ तो डालना पड़ेगा ना, डालेंगे नहीं तो डल चुका, डालेंगे नहीं तो कैसे होगा? हाथ तो डल चुका उनमें, ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस को भी इंशाल्लाह फेस कर लेंगे। अगर मेरी अर्ज ये है आज नहीं कि तो आप कल। सियासी बुनियादों पे उनको ताकत न दें तो वो इतने ताकतवर नहीं बन सकते। जैसे मैंने आपको कहा कि 18th अमेंडमेंट के बाद जनाब यूसुफ रजा गीलानी ने एक कैबिनेट की मीटिंग की और उसमें डिसीजन किया। सही, आइन के बाद आगे चलना चाहो। नहीं, आइन को आपने उनको ताकत दे दी कि एक सेकेंड, उसने चलो एक काम किया जो गलत काम था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं रहेगा। आपकी इलेक्शन है 6-8 महीने के बाद, लोग आ जाएंगे, ले आओ सही। मैं तो कहता हूं कि ये पीपुल्स पार्टी थी
जिसने ये 18 मैंने इसी तरह से भी लंगड़ी लुली इधर की है, वरना ये भी बहुत मुश्किल। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ सर। ये कर तो रही पीपल्स पार्टी ना इलेक्शन में, मैं ख्याल है ये अपना इलेक्शन की रैलीज में ये बात भी करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ शाह साहब कि आपने नून लीग के साथ जो कुछ किया है, आप जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि पीपल्स पार्टी की सिंध में जो पोजीशन है उसको नुकसान पहुंचा सकती है अब नून लीग आपके साथ मिलकर और दीगर जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं? नुकसान और फायदे की, मैं हर पार्टी को अपना प्रोग्राम प्रोपेगेट करने का राइट है। पीपल्स पार्टी को अपना राइट है, मुस्लिम लीग को राइट है, सिंध यूनाइटेड पार्टी को राइट है अपना प्रोग्राम प्रोपेगेट करे। हम समझते हैं कि हम मैटर करेंगे। अब कितना करेंगे, मैं दावा बहुत बड़ी कर ही नहीं रहा हूं। हमारी एक छोटी पार्टी है, लेकिन हम इसमें एंटर जरूर होंगे। हम 10, 15, 20 सीटों पे जरूर खड़े होंगे, और नहीं तो 5-7 सीटें जरूर निकालेंगे नून लीग के साथ मिलके। नून लीग के अलावा मैं बात कर रहा हूं अपनी जमात की। अब नून लीग की कैपेसिटी वो खुद जानते हैं, वो कितनी है, कम है, ज्यादा है। क्या असेसमेंट आपने देखा है? उसमें आए हैं, मैं समझता हूं कि कम से कम वो सीटें जिस पे पहले नून लीग आई है, गुज़श्ता जब 97 में जब इलेक्शन हुए थे तो तकरीबन 16-17 मुस्लिम लीग ने प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स ली थी और कुछ नेशनल असेंबली की। मैं कहता हूं कि अंदाजन इतनी बिल्कुल आराम से ले लेगी, लेकिन और उससे बढ़कर लेगी। लेकिन मैं ये अंदाजा जो अब कितनी, अब मैं नहीं कह सकता। मैं तो कहता हूं कि 130 सीट्स पे जो सूबाई असेंबली सिंध की थी, तो 10-15 ऐसी सीटें थी इनके पास भी कैंडिडेट नहीं थे, उनको बुला के दिया। ठीक है, चलो हालात इनके हक में चले गए और जीत गए, लेकिन ये भी हुआ। तो इतनी हम नहीं दावा कर रहे हैं कि जो बहुत, लेकिन हम मैटर करेंगे। मुझे सर नवाज साहब ये बताएं कि अब जहाँ पे पीपल्स पार्टी के वोटर की बात हो रही है, मेरा सवाल का जवाब तो सही नहीं दे कि हम बुला के सीट देते तो भी जीत जाते। मैं इसी तरफ आ रहा था। आपने बेनजीर को शहीद भी तो कराया ना, तो भाई वो तो भी हुआ, हम तो नहीं करा सके। शायद कल भी यही बात कर रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो उसी वजह से जीते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जज्बाती वोटर है, उसको इसमें नहीं, एक उसका लगाव है पार्टी के साथ। कल के प्रोग्राम में ये बहस हो रही थी कि जी वो अब हालात तब्दील हो गए हैं। जो 70 की दिहाई में पीपल्स पार्टी का के वोटर का जमात से रिश्ता था, वो अब तब्दील होता जा रहा है। लोग पढ़ लिख गए हैं, नौजवान ऊपर आ गए। सिंध के हवाले से नवाब साहब मुझे ये बताएं कि अब चाहे आपकी पार्टी की जो गवर्नेंस है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बुरा हाल है जमात का, लेकिन उसके बावजूद इन सिंध एग्रीड, उसके बावजूद होगा ये जो मर्जी जोर लगा लें, मियां साहब जो मर्जी प्रोग्राम ले आए, वाटर रिकॉर्ड पे बात हो जाए, ऑटोनॉमी पे बात हो जाए, वो जज्बात का रिश्ता। मेरी नजर में अभी तक सिंध के लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। उनको फिर भी अगर थोड़ी बहुत कहां से रिलीफ मिलेगा, थोड़ा बहुत, तो इसी जमात से मिलेगा। अगर काश के सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की कुछ खिदमत करती पार्टी की, तो ये पार्टी पता नहीं कहां पहुंचती। लेकिन उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि वो वोटर तंग है, बुरा भला भी कहेगा, गाली भी देगा, लेकिन वोट आके पार्टी को देगा। बात सुनो, तंग है, किस हद तक तंग है? ये इतनी तंगी भी नहीं है वोटर को, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वो क्रिपल्ड है। जो मेन चीज है वो लॉ एंड ऑर्डर है। ठीक, लेकिन कहां जाएं? उन्होंने सबको आजमाया हुआ है, सबको देखा हुआ है, अब बाकी तो उसमें पता चलेगा ये कहां जाए। मैं सर ब्रेक ले लूं। मेरा एक यूसुफ साहब से एक सवाल है कि जब यही इसी चीफ मिनिस्टर को आपने 88 में नाहल करके उतारा दिया था, मोहतरमा ने उतारा, क्या वजह, क्या खुसूसियात थी इनमें कि फिर दूसरी मर्तबा इसको ले आए? इस सवाल का जवाब भी लेते हैं, ब्रेक का वक्त हो रहा है। बात हो रही है सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर जिसने जमात को कभी भी नहीं छोड़ा, क्या अब उसके पास ऑल्टरनेटिव हैं या अब भी वही होगा जो माजी में होता रहा है? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। शाह साहब, नवाब यूसुफ तालपुर साहब इन्हें 228 85,000 वोट से जीते। इनके साथ नंबर 2 जो था उसके 30,000 वोट थे। वो वोट इन्हीं को पड़ेगा, इनको अगर टिकट मिलता है। इनकी अपनी स्टैंडिंग भी है, जमात की भी है। सवाल वहीं घूम फिर के आता है, आपकी सियासत, आपके इश्यूज जितने भी स्ट्रांग हों,
वोटर उनको रिसीव नहीं कर रहा, और अगर नून लीग भी साथ आ रही है, वो जो रिश्ता है पीपल्स पार्टी के वोटर का, उसमें कोई तब्दीली आई है? मेरे ख्याल में अब ये सही कह रहे हैं कि सिंध में उनके पास अल्टरनेट नहीं था। मेरे ख्याल में अभी अल्टरनेट बन रहा है। कौन? हम सिंध यूनाइटेड पार्टी भी है, मुस्लिम लीग भी है, और भी जमायतें आएंगी, ये आप देखिएगा। तो अल्टरनेट तो होगा। ये तो अब इनके ऊपर बुनियाद पे है कि अगर डिलीवरी सर्विस इनकी, अब इस पे मुकाबला होगा। पंजाब में है, सिंध में नहीं है। डिलीवरी और सर्विस पे तो उनको वोट मिल ही नहीं रहा सर, यही तो पॉइंट है सारा। वो लेकिन खराब डिलीवरी और सर्विस है, फिर भी वोट नहीं, ये तो अभी नहीं पड़ेगी। ये आप देखिएगा, अभी डिलीवरी पे होगा। अगर नवाब साहब ने डिलीवरी अपने अवाम को अच्छी की होगी तो नवाब साहब जरूर इलेक्ट होंगे। अगर नहीं होगी तो पीपल्स पार्टी का नाहिल अभी इलेक्ट नहीं हो सकेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सही बात है? नहीं, देखो नहीं, नेचुरली द कैंडिडेट विल मैटर। पहले हमारे साथ एक जरूर चीज थी कि बिलफर्ज मेरा हल्का ही ले लो। बड़ी शिकवा शिकायतें तो रहती हैं क्योंकि बड़ा हल्का होता है एमएनए का। मोहतरमा आती थी, जब वो यहाँ से रास्ता दे के चली जाती थी तो लोग सब कुछ माफ कर देते थे। अब भी हमारी क़यादत एक्टिव होगी और कहीं कहीं आएगी भी सही, लेकिन इतनी फ्रीली मूव नहीं कर सकेगी जितनी फ्रीली मूवमेंट पहले थी गालिबन, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज। लेकिन मेन चीज ये है कि पार्टी की तंजीम, मैं अगर इस हद तक भी कहूं तो सही हूं, कम से कम सिंध में जो मैं देख रहा हूं नहीं, पार्टी का वर्कर बेचारा तबाह हो रहा है हमारा, और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। साई ने बात की 18th अमेंडमेंट की, साई ने बात की एनएफसी अवार्ड की, मैं खुद अब उसमें ऐड करता हूं 91 अकॉर्ड की। ये तो चीफ मिनिस्टर का काम है नहीं, टू टेक द इशू एंड टेक अ स्टैंड। और कोई पेशरफ नहीं हुई, कोई किसी में पेशरफ नहीं हुई। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि वो यहाँ पर अपने उस सोच में इन्वॉल्व है कि यूसुफ टालपुर को कमजोर कैसे करना है, उमरकोट में इसके खिलाफ अफसर कौन से लगाने हैं, उसमें ये करना है। मतलब उसकी वजह इसके कि विजन हो, वो उसने अपने आप को महदूद कर दिया है। लेकिन चीफ मिनिस्टर सिंध तो सिंध के निजाम को नहीं चला रहे ना, यहाँ तो बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं और सबसे ऊपर बड़ा पावर सेंटर इस्लामाबाद बैठा है। बिलाशक हो, लेकिन चीफ मिनिस्टर इज चीफ मिनिस्टर एंड ही इज द पार्टी चीफ आल्सो, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। उसको चाहिए कि उस सूबे को सही रखे। मैं यकीन से कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा सीटें निकालेगी। पंजाब के खिलाफ जो हमेशा एक शिकायत रही है सिंध में शाह साहब, हमेशा से, बल्कि बहुत सारे लोगों की बशमूल आपकी जमात की सियासत की बुनियाद भी वो बनी कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, वो जो शिकायत थी वो कम हुई है? देखें, अब ये पंजाब की क़यादत पे है कि वो क्या प्रोविंसेस को मज़ीद देख के उनके साथ हकीकी वफाकी निज़ाम बनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ कम हुआ पिछले 3-4 साल में, मैं समझता हूँ। एनएफसी के बाद इसके जो कुछ हुआ मेरे ख्याल में एनएफसी पे भी नहीं हुआ है, 18th अमेंडमेंट पे भी नहीं हुआ है। वजह क्या? उसकी वजह है 18th अमेंडमेंट हुई तो पूरा, जब ये यहाँ पे ये कर रहे थे, पूरा सिंध बंद था उस दिन 18th अमेंडमेंट वाले दिन। ये पास कर रहे थे कि बहुत सिंध खुश है, पूरी सिंध नाराज थी। लेकिन पंजाब में तो नहीं निकाला, पंजाब में तो नहीं बनाया 18th। देखे ना, देखो अब उसकी छोड़े ना, मैं उसकी वजाहत तो नहीं कर रहा हूँ ना, किसी जमायत की या उसकी तो नहीं कर रहा हूँ कि वो पंजाब ने किया या नहीं किया। लेकिन बात ये है कि पीपल्स पार्टी बहुत खुश है कि हमने 18th अमेंडमेंट बहुत एक बड़ा कारनामा किया है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उस वक्त पूरा सिंध बंद था, ये पार्लियामेंट में ये पास कर रहे थे। इसका मतलब है कि सिंध देख रहा था कि 18th अमेंडमेंट से आगे खुद मुख्तियारी की हद क्या है, वही देखना चाहते थे। और समझते थे कि 40-50 साल के बाद ये हुई है, 40-45 साल के बाद हुई है ये, तो शायद कुछ पीपल्स पार्टी ले आएगी। ये तो वो 73 वाला ये खुद कर रहे हैं टालपुर साहब के, भाई ये तो 73 वाला हम ले आए हैं। थोड़ा सा शायद थोड़ा सा मैं समझने के लिए मैं इसको एक और तरीके से सवाल पूछता हूँ। जो एक आम सिंध का जो वोटर है, आम वोटर, उसको पंजाब के खिलाफ क्या शिकायत है? अब उससे मैं पूछूं, पंजाब की 2 शिकायत हैं। देखें, एक बुनियादी तौर पे वफाक का इशू है। वफाक हकीकी वफाक है या नहीं, उसमें आमतौर पे ये देखा जाता है कि पूरी एक वफाकी सारे निज़ाम के अंदर एक कौमियत की
जो पंजाब को रिप्रेजेंट करती है उसका मिलिट्री में भी अख्तियार ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेसी में भी अख्तियार उसका ज़्यादा है, सियासत में चूंकि अक्सरियती बुनियाद पे वो है उसका है। लेकिन ये उन सारी बुनियादों की वजह से सिंध के वोटर के ज़हन में किसने डाली हैं बातें? मैं भी डाल रहा हूं। हाँ? मैं भी डालना गलत कर रहे हैं फिर आप? मैं सही कह रहा हूं। सही कैसे नहीं, आप कैसे कहते हैं गलत कर रहा हूं? मैं ये कहता हूं कि भाई हकीकी तौर पे फेडरेशन नहीं है, ये एक कौम की दूसरों के ऊपर सुपरमेसी है। उसको आपको सिर्फ फौज भी आपकी है, आप जो भी चाहें तो ब्यूरोक्रेसी भी आपकी है, और आपकी जो चूंकि अक्सरियत में आप हैं तो उसकी बुनियाद पे भी आप हैं। तो ये जब तक आर्गुमेंट है, जब तक अरेंजमेंट में आप वफाक की सब इकाइयों को बराबर नहीं बिठाएंगे, बराबर नहीं बिठाएंगे, नहीं चलेगा। 5 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, सदर साहब सिंध के हैं, स्ट्रॉन्ग सदर हैं, इसके बावजूद शाह साहब का जो ये नैरेटिव है ये अभी भी सही है, दुरुस्त है, या पुराने जमाने की बात है? देखो, शाह साहब की जो गुफ्तगू है वो यही है कि 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, जो एक हकीकत है। और जब तक आप इस फेडरेशन को इन रियल सेंस फेडरेशन नहीं बनाओगे, तो अभी तो ये सिलसिला चला आ रहा था नहीं, अब फिर शाह साहब भले मुझसे इख्तिलाफ 18th अमेंडमेंट से पहले एज इफ इट्स अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। अब आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, क्योंकि मुझे तो ये याद नहीं है कि 18th अमेंडमेंट पास हो रही थी, मैंने तो लोगों को मिठाइयां बांटते हुए देखा था, लेकिन शाह साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर एहतजाज भी हो रहे थे। लेकिन पंजाब रूल कर रहा है इस मुल्क को, ये अभी तक बात दुरुस्त है सर? उसी दिन ये जो कहते हैं कि जी पंजाब इस मुल्क को चला रहा है, अभी भी बात दुरुस्त है? बात सुनो, एक प्रोविंस मेरे हिसाब से 53% है। तो मैंने एक जगह मीटिंग में कहा, मैंने कहा आप लोग 53% है, उन्होंने कहा नहीं हम 62% है। तो मेरे मुंह से निकलेगा 100% कब बनोगे? यानी इफ देयर इज वन प्रोविंस वो मेजॉरिटी पे है और तीनों सब पूरा पाकिस्तान मिल जाता है तो भी वो मेजॉरिटी में है, तो जब तक आप उनको कोई इक्वलिटी के बेसिस पे या 1940 के रेजोल्यूशन के बेसिस पे, या उन्हें छोटा कर दें जी, 2 टुकड़े कर दें। छोटा देखो, छोटा मेरी नजर में, मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, आपने अगर कौमियतों के बीच में हाथ डाला तो आप ये यूं समझ लो कि आग में आग डाला है। जो डिवीजन की बात कर रहे हैं हाँ, कि लसानी बुनियादों पर, लसानी बुनियादों पे या किसी भी बुनियाद पे कौमियतें हैं, वो हैं। ये कौमियतें पाकिस्तान बनने से पहले थी और इन्हीं कौमियतों ने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान में आना। फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, इन फेडरेटिंग यूनिट्स ने फैसला किया है। आप उस फेडरेटिंग यूनिट्स की हैयत को तोड़ेंगे, पूरा पाकिस्तान का पूरा स्ट्रक्चर, वफाक का स्ट्रक्चर डिस्टेबलाइज हो लेकिन जाएगा। ये जो शाह साहब आपका बात है पंजाब के हवाले से, आप मियां नवाज शरीफ के साथ बैठ गए, आपने उनको भी ये कहा कि जी देखें आप पंजाब से आपका जो है वो ताल्लुक है और आप लोगों की वजह से सिंध में पंजाब के खिलाफ जो है वो बड़ी तवील और गहरी शिकायत है। आपने मियां साहब को बोला, यकीन कहा, यकीन उन्होंने कहा कि हाँ मैं मानता हूँ, हम मानता हूँ, हम स्लोली ग्रेजुअली हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उनसे दोस्ती रखना चाहते हैं, जो नाराजगियां हैं हम उनको दूर करना चाहते हैं, ये उन्होंने कहा है। तभी तो ऐसे तो नहीं है, एक दिन की तो बात नहीं है कि हमने बस ऐसे करके यूं कर दिया। लेकिन कोई ऐसी, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 1991 के वाटर अकॉर्ड की बात कर रहे थे जी, वो मियां नवाज शरीफ ने किया जी, उसका क्रेडिट उन्हें मिला सिंध में? मेरे ख्याल में कि अब पाकिस्तान एक 45 में एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद एक ही 1991 में अकॉर्ड हुआ था। इस वक्त हम ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान बनने के बाद जब सारे सूबों ने बैठ के उनके चीफ मिनिस्टर्स, उनकी सारी CCI, ये वो सारी चीज़ें जब इदारों ने किया है तो हमें उसको ऑनर करना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि वो भी ऑनर नहीं हो पा रहा। अभी भी हिस्टोरिकल बेसिस पे 94 का कोई मेरा सवाल दूसरा था, एक पंजाब के लीडर ने वो अकॉर्ड किया जो देना मुतालबा था, अप्रिशिएट क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट आम सिंधी वोटर कहता है देखो जी उस पंजाब के लीडर ने अप्रिशिएट होता है। उसमें भी सिंध का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हमें 1945 का जो अकॉर्ड है वो चाहिए, क्योंकि उसमें बेसिक जो लोअर रिपेयर ने उसकी बात की हुई है। लेकिन चूंकि ये 91 का एक अकॉर्ड कंसेंसस के साथ बना है, तो
जब तक वो मिले तब तक इस पे तो अमल हो। अब इस पे ही अमल नहीं हो रहा। सेम थिंग लाइक 18th अमेंडमेंट। कौन नहीं करवा सेम सही से कौन जिम्मेदार है? इरसा, अभी तो इरसा है। इरसा के ऊपर इरसा इज ऑटोनॉमस। है ना? मैं थोड़ी अर्ज करूं। अगेन इस तरह तो खोल के बात करोगे देन इट इज पंजाब। चलो बात करो मेरे से। फिर से पंजाब है? नेचुरली यार। क्यों? अभी मैंने मीटिंग की थी, स्टैंडिंग कमेटी हमने कॉल किया था इरसा को। हाँ। तो मैंने कहा कि ये आपने जो थल कैनाल और ये खोल दिए हैं और ग्रेटर थर कैनाल, ग्रेटर थर कैनाल तो अभी तक अप्रूव ही नहीं हुआ। आपने कैसे ये से कहां से हुआ? हाँ नहीं हुआ। तो पंजाब का जो मेंबर है वहां पर, उसने कहा कि हम अपने हिस्से का पानी दे रहे हैं, सिंध के हिस्से का नहीं दे रहे हैं। अच्छा। तो मैंने सिंध के मेंबर से पूछा तो उसने कहा हाँ ये सही कहते हैं, अपने हिस्से का। अरे भाई वो अप्रूव्ड ही नहीं है एक कैनाल, अब वहां से जा रहा है। अब मैंने दूसरा सवाल किया कि सिंध के 15 से लेके 20,000 क्यूसेक्स पानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में गायब हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये तो जरा हमें बताओ। ठीक है, वो भी चीज नहीं। यानी ये वो इश्यूज हैं तमाम जो अभी भी आउटस्टैंडिंग हैं, ये फेलियर रिजॉल्व हो जाने चाहिए थे। इनमें तो इतने टाइम की जरूरत है। इन चीजों को बैठ के रिजॉल्व करने की जरूरत है। और इसमें जो मैंने स्टार्ट लिया था कि मियाँ साहब ने ये एक अच्छा कदम किया है कि सिंध के लोगों के साथ एक वाबस्तगी रख के अब पंजाब के साथ एक अंडरस्टैंडिंग करेंगे और इन इश्यूज को रिजॉल्व कर देंगे। टाइम से खत्म हो गया है। शाह साहब फाइनल वर्ड मुझे बता दें, अब जब ये इलेक्शन की कैंपेनिंग शुरू होनी है, जलसे जुलूस शुरू होंगे, मियाँ साहब ने भी आना है, नून लीग के लीडर्स आएंगे, आपने उन्हें क्या तजवीज़ दी है कि जब वो यहाँ पे आए क्या बात करें? दो तीन अहम चीज़ हमने तीन देखे। हमारे जो तीन नुकात हैं अहम हैं। नंबर पहला है मजीद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 18th अमेंडमेंट से आगे। नंबर 2 इशू है कि 91 के अकॉर्ड को लेटर एंड स्पिरिट में अमल दरामद कराना होगा अगर मुस्लिम लीग आएगी तो। नंबर 3 है कि इंटीग्रिटी ऑफ सिंध की सालमियत को यकजा रखेंगे और इसके लिए ये तीन बुनियादी नुकात हैं। बाकी गुड गवर्नेंस ये वो अलग इशू है। मियाँ साहब ने इत्तेफाक किया, मियाँ साहब ने इत्तेफाक किया है, रिटर्न में इत्तेफाक किया है। अच्छा ठीक है, तीन नुकात। डॉक्टर कादिर मक्सी और अयाज लतीफ पलेजो साहब को भी साथ नून लीग की तरफ लेके आएंगे? ये अभी चूंकि इंडिविजुअली हमारा एक सपना इत्तेहाद था, उसमें हमने रखी थी बात। उन्होंने कहा कि इंडिविजुअली जो भी बात करे तो वो, लेकिन आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। हम अगर उन्होंने कहा तो फिर हम पहल करेंगे, अगर उन्होंने नहीं कहा तो फिर हम लेकिन ये नेशनल सिंध प्रोग्रेसिव नेशनल अलायंस जो है ये अब देखिए फारग हो चुका नहीं, ये नहीं है। हमने उसमें एक उसूली फैसला किया था कि हम एक दूसरे के खिलाफ कभी भी उम्मीदवार खड़े नहीं करें। और ये अभी भी कायम है, इस पर कायम है, अभी भी कायम। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, आपने मुझे ज्वाइन किया। सुन रहे थे, सिंध में बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल, सियासी सूरत हाल जो है उभर के सामने आ रही है। बहुत अहम है हम सब के लिए इसको समझना, क्योंकि आने वाले इलेक्शंस में सिंध में PMLN की एंट्री, नेशनलिस्ट पार्टीज की सियासत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपने जो होम बेस है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, ये वो बड़े सवालात हैं जिनके जवाब हमें इस इलेक्शन में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मिल जाएंगे। फ़हाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।